यह रिनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। परिस्थिति अचानक शांत हो गई। वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया, लियो फुलिन कहाँ है? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। वृद्ध ने भुएं सिकोड़ी, फिर उसने अपने दोनों साथियों की ओर देखा और तीनों पहाड़ की ओर उड़ चले। लियो फुलिन वही लालची मध्य आयु का व्यक्ति था। जहाँ तक उन तीनों की बात है, वे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आंतरिक शिष्य थे और बाहरी शिष्यों के डीकन भी। वांग लिन की आंखों में हल्की चमक थी। वृद्ध व्यक्ति नेसेंट सोल के आरंभिक स्तर पर था, जबकि बाकी दोनों कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण पर थे। तीनों पहाड़ में घुसे, लेकिन केवल वृद्ध व्यक्ति ही बाहर निकला। उसके चेहरे पर बहुत ही कुरूप भाव था। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी। वृद्ध की आंखों में चमक आई और वो चिल्लाया, तुम बाहरी शिष्य यहीं पर अभ्यास करो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने एक जेल निकाली, उसमें कुछ जानकारी रिकॉर्ड की और फेंक दी। वो जेल में प्रकाश की एक किरण में बदल गई और आंतरिक संप्रदाय की ओर उड़ गई। ज्यादातर बाहरी शिष्य चौंक गए, लेकिन कुछ बैठकर साधना करने लगे। वांग लिन भी उन्हीं में से एक था। वो एक विशाल वृक्ष पर बैठ गया और साधना करने लगा। जब वह वृद्ध वहां पहुंचा तो उसने सावधानी पूर्वक सभी बाहरी शिष्यों को स्कैन किया। पहाड़ में अपने साथियों के साथ जब वे अंदर गए थे तो उन्हें बहुत डर लगा जब उन्होंने देखा कि पूरी स्पिरिट विंग नष्ट हो चुकी थी। जब वे ओज तक पहुंचे तो वे छूते ही धूल में बदल गए। ऐसा तब होता है जब स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से खींच ली जाती है। ये पूरी घटना बहुत अजीब थी। सोल रिफाइनिंग सेक्ट की स्थापना के बाद से उसने ऐसा कभी नहीं सुना या देखा था। उसकी निगाहें एक एक करके शिष्यों पर पड़ी। जब वो वांग लिन के पास पहुंचा तो उसने एक पल भी नहीं रुका। उसकी नजर में वांग लिन केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम चरण पर था, इसलिए वो ध्यान देने योग्य नहीं था। क्योंकि वांग लिन की ओरिजिन सोल थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए सोल फॉर्मेशन से नीचे के कोई भी उसकी वास्तविक कल्टीवेशन नहीं देख सकते थे। कुछ ही देर में 10 से अधिक प्रकाश की किरणें आंतरिक संप्रदाय से निकली और पलक झपकते ही वृद्ध व्यक्ति के सामने आ गईं। वे सभी 10 लोग थे। उनमें से 5 नासेंट सोल के स्तर पर थे, जबकि बाकी सभी कम से कम कोर फॉर्मेशन के मध्य स्तर पर थे। उनमें से एक मध्य आयु का विद्वान नेसेंट सोल के अंतिम चरण पर था। वो काली पोशाक पहने था और उससे ऐसी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जैसे उसके चारों ओर हजारों बदले की आत्माएं हों। उसके आते ही वातावरण ठंडा हो गया। उसने पहाड़ की ओर ठंडी निगाह डाली और पूछा, कनिष्ठ अनुज, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें जेल भेजनी पड़ी? वृद्ध व्यक्ति तुरंत आदर भाव से बोला, तृतीय वरिष्ठ अनुज, इस पहाड़ की स्पिरिट विंग लगभग एक ही पल में सूख गई। मुझे शक है कि इसका कुछ लेना देना इन बाहरी शिष्यों से है। मध्य आयु के व्यक्ति की आंखें चमकी और वो चिल्लाया, आसपास की जगह को सील कर दो। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो मार डालो। कनिष्ठ अनुज, मेरे साथ पहाड़ पर चलो, हमें सेक्ट मास्टर से मिलना है। इतना कहकर वो प्रकाश की एक किरण में बदलकर आंतरिक संप्रदाय की ओर उड़ गया। वृद्ध व्यक्ति तुरंत उसके पीछे गया और पलक झपकते ही दोनों आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गए। वांग लिन का चेहरा शांत रहा, लेकिन वो अंदर से सतर्क था। अगर वो चाहे तो मॉस्किटो बीस्ट को बुलाकर तुरंत भाग सकता था, लेकिन वो इसे अपनी अंतिम योजना मानता था और वो एक उत्तम कल्टीवेशन ग्राउंड को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी ओरिजिन सोल थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने हेवन डिफाइन बीट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वांग लिन ने कुछ देर विचार किया और कोई भी जल्दबाजी नहीं की। पूर्व दिशा से प्रकाश आया और सूरज उगा, जिससे धरती गर्माहट से भर गई। उजाले ने अंधकार को मिटा दिया। जैसे जैसे रोशनी फैली, वो मध्य आयु का विद्वान आंतरिक संप्रदाय से बाहर आया। उसके पीछे 9 लोग थे। वे सभी लाल वस्त्रों में थे। उनकी आयु भिन्न थी, लेकिन एक बात समान थी, उनके चारों ओर बड़ी बड़ी बदले की आत्माएं थीं। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वे आसमान छूती दैत्य ज्वालाओं से घिरे हों। गंभीर चेहरे से मध्य आयु के विद्वान ने चिल्लाकर कहा, 10 समूहों में बांट दो निरीक्षण के लिए। वो 9 लाल वस्त्रधारी एक साथ आगे बढ़े और उन्होंने एक टेक्निक सक्रिय की। उनकी बाहों से लाल धुआं निकला और हजारों बाहरी शिष्यों को घेर लिया। सभी अनजाने में 10 समूहों में बांट दिए गए। हर एक समूह का निरीक्षण एक एक करके होने लगा। न तो वे कोई सवाल पूछते, नहीं देर करते। वे केवल शिष्य के माथे पर हाथ रखते और कुछ श्वासों के बाद अगले पर चले जाते। वांग लिन को तीसरे समूह में रखा गया। उसकी आंखों में शांति थी, न घबराहट और न कोई असामान्यता। वे 9 लाल वस्त्रधारी केवल नसेंट सोल के मध्य चरण पर थे, इसलिए वांग लिन उन्हें कोई खतरा नहीं मानता था। जब भी कोई शिष्य निरीक्षण से गुजरता, वो राहत की सांस लेता। समय बीतने के साथ माहौल और भी भारी होता गया। तभी चौथे समूह का एक हरे वस्त्रधारी शिष्य बिजली की गति से भागने लगा। एक कोर फॉर्मेशन स्तर का शिष्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह हरे वस्त्रधारी उसे दूर धकेल देता है। दूर हट, वह चिल्लाया और खुले मार्ग की ओर बढ़ा। जैसे ही वो लगभग बाहर निकला, चौथे समूह के लाल वस्त्रधारी ने हाथ बढ़ाया। वापस आ,
उसकी उंगलियों से 5 काली रोशनी निकली जो बिजली की गति से उस शिष्य के शरीर में समा गई। वह पीड़ा से कराह उठा और उसका शरीर लुंज हो गया। लाल वस्त्रधारी ने उसे बीच में फेंक दिया और कहा, अगला। अब तक लगभग 30 लोग उस खुले क्षेत्र में एकत्र हो चुके थे। तीसरे समूह का लाल वस्त्रधारी धीरे से बोला, ये प्रक्रिया सामान्यतः आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने वालों पर होती है, लेकिन आज तुम बाहरी शिष्यों पर हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए। वांग लिन का चेहरा शांत रहा, लेकिन मन में वो चौंक गया। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इतने सारे शिष्य अपनी योजनाओं के साथ आए थे, लेकिन कोई भी इस निरीक्षण से नहीं बच पाया। जहाँ तक उस कसाई जैसे व्यक्ति की बात है जो पहले केव 743 में था, वांग लिन को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने पहले ही उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। भले ही वांग लिन की कल्टीवेशन गिरी हो, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शंस इतने जटिल थे कि ये नेसेंट सोल स्तर के लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। उसके अनुसार वो व्यक्ति दिलचस्प था। ऊपर से वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम स्तर पर था, लेकिन वास्तव में वो स्यूडो कोर फॉर्मेशन पर था। हालांकि बाहरी शिष्यों द्वारा अपनी कल्टीवेशन छुपाना असामान्य नहीं था। तुम सामने आओ, 5वें समूह का लाल वस्त्रधारी चिल्लाया और उस कसाई जैसे शिष्य को बुलाया। वो कांपता हुआ सामने आया। लाल वस्त्रधारी ने उसके माथे को छुआ और कुछ क्षण बाद हाथ हटा लिया। वह राहत की सांस छोड़ते हुए लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में भय और भ्रम था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी शक्ति उसके शरीर में घुसी हो और उसकी यादों को टटोल रही हो। इसके बाद वांग लिन की बारी आई। लाल वस्त्रधारी ने उसका माथा छुआ और कुछ क्षण बाद बोला, अगला। वांग लिन शांत भाव से एक ओर चला गया। दोपहर तक 1000 से अधिक शिष्यों की जांच हो चुकी थी। 100 से अधिक को बीच में फेंक दिया गया था। मध्य आयु के विद्वान ने अंतिम व्यक्ति को फेंका और पूछा, कुछ मिला? एक लाल वस्त्रधारी ने ठंडी आवाज में कहा, इन लोगों के अपने इरादे हैं, लेकिन रात की घटना से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। बाकी सभी ने सिर हिलाकर यही बात कही। मध्य आयु का व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर आदेश दिया, बाकी सभी बाहरी शिष्य दूसरे पर्वतों पर साधना करें। हर एक को अलग अलग केव्स दिए जाएंगे। जिन्होंने निरीक्षण पार कर लिया था, वे सभी झुककर आदर पूर्वक नमन कर उड़ते हुए अन्य पर्वतों की ओर चले गए। बीच में जो 100 से अधिक शिष्य थे, कोई उनकी ओर नहीं देखता और न ही उनकी परवाह करता कि उनका क्या होगा। वांग लिन को एक छोटे पर्वत पर एक केव दी गई। वो अंदर बैठकर साधना करने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। मेरी कल्टीवेशन अब नेसेंट सोल के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि स्पिरिट वेन को निगलने का असर अच्छा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। अगर मैंने ऐसा फिर किया तो कोई सोल फॉर्मेशन या यहाँ तक कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर का व्यक्ति भी आ सकता है। मैं पहले ही उनका ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ, इसलिए अब कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन जब मैं स्पिरिट वेन को निगल रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि इसके पास ही एक मुख्य स्पिरिट वेन भी है। ये तो केवल एक शाखा थी। वो मुख्य स्पिरिट वेन शायद सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आंतरिक क्षेत्र के नीचे है। अगर मैं वहाँ जाकर साधना कर पाऊँ तो एक बार में अपनी पूरी कल्टीवेशन वापस पा सकता हूँ। तब चाहे कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाए, मैं बच निकलूंगा। और अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो स्टार कंपस से अंतरिक्ष को फाड़ कर भाग जाऊंगा। वांग लिन ने गहराई से विचार किया और फिर मन ही मन निर्णय लिया, ड्यून की प्रतियोगिता इनर सेक्ट में प्रवेश पाने का सबसे अच्छा मौका होगी। अफवाह है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सबसे कीमती खजाना एक सोल फ्लैग है, जिसमें 10 करोड़ से अधिक आत्माएं कैद हैं। जैसे ही वो दिखाई देती है, आकाश का रंग बदल जाता है। ये सुजाकू के सबसे शक्तिशाली खजानों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा सोल रिफाइनिंग सेक्ट की सभी तकनीकें सोल फ्लैग को रिफाइन करने पर आधारित होती हैं। सुजाकू की अन्य सेक्ट्स भी आत्माओं को पकड़ने और रिफाइन करने की कला जानती हैं, लेकिन वे सोल रिफाइनिंग सेक्ट की बराबरी नहीं कर सकती। अगर मैं उनकी तकनीक समझ सका और खुद वॉन्डरिंग सोल से एक सोल फ्लैग बना पाया, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से कमजोर नहीं होगा। वांग लिन की आंखों में चमक आ गई और उसने हाथ हिलाया। कई इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शंस प्रकट हुए और आसपास की दीवारों पर जम गए। फिर उसने एक शुद्ध सफेद सेलेस्टियल जेड निकाला। ये सेलेस्टियल जेड थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन इसमें से निकल रही सेलेस्टियल एनर्जी अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। अब जब मेरी कल्टीवेशन नेसेंट सोल के मिड स्टेज तक पहुंच गई है, मैं सेलेस्टियल जेड का एक और टुकड़ा निगलकर अपने शरीर की सील और टी मार्क को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। वांग लिन ने गहरी सांस ली, फिर जेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। अकल्पनीय पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई। इसी समय छू राज्य की पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में एक मासूम सी हंसी और एक दुखी बाघ की दहाड़ सुनाई दी। बसंत का मौसम था, हरियाली फैली हुई थी। छोटी जोरू ने पियोनी फ्लावर से कढ़ाई किया हुआ कोट, लाल पतलून पहन रखी थी और उसके सिर पर 2 छोटी चोटी थी। वह काले धारी वाले बाघ के ऊपर बैठी हंस रही थी। लिटिल वाइट, तुमने बात नहीं मानी, इसलिए सजा में तुम्हें आज चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा। बाघ ने दुखी आवाज में दहाड़ लगाई। पिछले 1 साल से ये छोटा शैतान उसे हर दिन परेशान कर रहा था। रातों को वो डरावने सपनों से जागता और हर सपने में ये नन्ही शैतान जरूर होती। जोरू ने तालियां बजाईं और मुस्कुराई। तुम्हारी दहाड़ बहुत तेज है, अगली बार जरा धीरे।
अरे, मुझे एक मजेदार बात सूझी, क्या तुम बिल्ली की तरह मियाओ कर सकते हो? बाघ की दहाड़ अब और भी दुखी हो गई। पता नहीं अंकल कब लौटेंगे। लिटिल वाइट, क्या तुम अंकल को मिस करते हो? जोरू ने बाघ का सिर सहलाया। बाघ ने धीरे से गरजते हुए सिर हिलाया। वो अब भी यही सोच रहा था कि एक बाघ बिल्ली जैसी आवाज कैसे निकाले। थोड़ी दूर बैठा टाई ये जोरू को स्नेह से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। वांग लिन के गायब होने की खबर छू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने जोरू को कुछ नहीं बताया। उसे विश्वास था कि उसके उपकारकर्ता वांग लिन इस संकट से बाहर आ जाएंगे। अगर उन्होंने कहा था कि वे 9 वर्षों में लौटेंगे, तो वे निश्चित ही लौटेंगे। टाई की आंखों में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। वहीं 100 फीट दूर थंडर टोड धूप का आनंद लेता पड़ा था। लगभग 1 साल हो गया था और वो अभी तक नहीं हिला था। वो कभी कभी एंशिएंट गॉडलैंड में बिताए समय को याद करता। वो उसका जन्म स्थान था। वहाँ वो खतरनाक लड़ाइयों से जूझता बड़ा हुआ था। कई जीवों से भोजन और इलाके के लिए युद्ध होता था। इन्हीं लड़ाइयों में उसने लाइटनिंग बॉल्स छूना सीखा। फिर वांग लिन उसे वहाँ से बाहर ले आया था, लेकिन वो अब उस मॉस्किटो बीट को ज्यादा याद करता था। समय बीतता गया और देखते ही देखते वसंत समाप्त हो गया। अब जून आ गया था। जून की शुरुआत सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इस महीने होने वाली प्रतियोगिता से एक शिष्य को इनर सेक्ट में प्रवेश मिलेगा। वांग लिन ने क्लोज डोर कल्टिवेशन से आंखें खोली। उसकी आंखें तारों भरे आकाश जैसी चमक रही थीं। उसके चेहरे पर मौजूद टी मार्क अब काफी हद तक मिट चुकी थी। अब केवल 8 हिस्से बचे थे, जो कि सन टाई की सील के मुख्य बिंदु थे। सेलेस्टियल जेड का छोटा टुकड़ा पूरी तरह उसके शरीर में समा चुका था। इससे सील काफी हद तक टूट गई, पर पूरी तरह से नहीं। वांग लिन ने बुदबुदाया, नेसेंट सोल का लेट स्टेज अब लगभग पूर्ण हो चुका है। वो धीरे धीरे उठा, गहरी सांस ली और बाहर निकल आया। मैंने जो डोमेन समझा है वो लाइफ एंड डेथ का है। पहले मैं सोचता था जीवन अलग है और मृत्यु अलग, लेकिन अब जीवन मृत्यु हो सकता है और मृत्यु जीवन। मैं वांग लिन ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मार्काट में बिताया है। मृत्यु को तो मैंने बहुत देखा, लेकिन जीवन को नहीं। ली मुवान का पुनर्जन्म और मेरा पुनर्जन्म ही मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन वो काफी नहीं। वो बाहर निकला, दूर पहाड़ों की ओर देखा और सिर हिलाया। मेरे विचारों में बदलाव तब से आया जब मैं फायर क्लाउड विलेज में रहा। वहाँ के अनुभव मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। अगर मैं फिर से जीवन को जीवन और मृत्यु को मृत्यु की तरह देखना सीख जाऊं, तो मेरी डोमेन सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंच सकती है। लेकिन पीक लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए मुझे एक और ब्रेक थ्रू चाहिए, और वहां पहुंचने पर भी डोमेन पूरी तरह पूर्ण नहीं होगी, जैसा कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। जैसे ली युआनफिंग की डोमेन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मेरे शरीर पर टी मार्क छोड़ा। ऐसी शक्ति केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर पर ही संभव है। इसी सोच में डूबा वांग लिन यह नहीं जान सका कि दूर एक गुफा से एक सुंदर स्त्री उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी नजर में उलझन, संदेह और बेबसी थी। स्वर्गीय क्षेत्र में सीनियर झुई ने मुझे असेंडेंट क्रिस्टल दिया था, जिससे मैं असेंडेंट स्तर पर पहुंच सकता हूं, लेकिन उसके लिए डोमेन की गहरी समझ चाहिए। असेंडाउन, पता नहीं कब पहुंचूंगा वहां तक। अभी तो सील भी नहीं टूटी है। तियन युनसी ने मुझे शिष्य के रूप में अपनाया था। शायद मुझे उसे खोज लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने वर्तमान मार्ग से बिछड़ना नहीं चाहता। सितु नैन अभी तक नहीं जागा है और प्लैनेट क्रिस्टल भी नहीं मिला, जिससे मेरा जी रियल्म आगे बढ़ सके। और उस ग्रह के लोग बहुत शक्तिशाली होंगे। अगर मैं कमजोर हुआ तो त्यान युनसी का ध्यान भी नहीं खींच पाऊंगा। इन्हीं विचारों में डूबा वांग लिन अचानक चौंक गया। उसने मुड़कर उस स्त्री को देखा। ये स्त्री कौन है? उसकी आंखें चमक उठी और वो उड़कर गुफा की ओर गया। स्त्री ने उसकी ओर देखते हुए कुछ कदम पीछे हटे। वांग लिन उसके पास उतरा और ठंडी निगाहों से उसे देखा। क्या तुम मुझे जानती हो? स्त्री ने कोमल स्वर में कहा। तुम्हें याद नहीं? वांग लिन ने उसे लंबे समय तक देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो कहाँ मिली थी। वह स्त्री बोली, मेरा नाम लियू मे है। लियू मे। वांग लिन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। लियू मे ने एक हल्की मुस्कान दी। सीनियर वांग लिन, वो युवा जो हैंग यू सेक्ट में पीठ पर बड़ी तलवार लेकर चलता था, क्या वो सब भूल गए? वांग लिन को जब उसने लियू में कहा था तभी शक हो गया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो लियू में मैं जानता हूँ वो श्वान डाओ सेक्ट की वाटर स्पिरिट रूट्स वाली शिष्या थी, सुजाकू की नहीं। लियू में चौंकी। ऐसा भाव उसके चेहरे पर कम ही आता था। वह बोली, शायद सीनियर वांग को कोई भ्रम है। तुम श्वान डाओ सेक्ट में भी थी और यहाँ सोल रिफाइनिंग सेक्ट में भी हो। ये सुजाकू के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वांग लिन ने उसे बीच में ही काट दिया और मुड़कर जाने लगा। लियू मैंने पीछे से कहा, केवल इतनी सी बात से तुमने ये जान लिया कि मैं सुजाकू से हूँ, या तुम बस मुझे परख रहे थे? सीनियर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में सुजाकू की शिष्या हूँ। वांग लिन ने सिर हिलाया और तिरस्कार की मुस्कान देते हुए कहा, क्या मैं सच में तुम्हें परख रहा था? मैंने ऐसा कंगन रेड बटरफ्लाई के हाथ पर देखा था। ये कहकर वांग लिन हवा में उड़ गया। लियू मैंने अपने हाथ के कंगन की ओर देखा। पिछली बार हवा के झोंके में वो दिख गया था।
वो वांग लिन को जाते देख मुस्कुराई और धीरे से बुदबुदाई। 500 वर्षों में वो बहुत बदल गया है। अब वो एक निर्दोष युवक नहीं रहा। उसका हृदय अब इस्पात सा बन गया है। लेकिन उसका डाओ हार्ट क्या है? वांग लिन का डाओ हार्ट केवल वही जानता था। लियू मे के प्रकट होने के बाद से वांग लिन का मन भारी हो गया था। सुजाकू देश किसी विशाल दैत्य की तरह था, जिसकी उपस्थिति इस ग्रह पर हर जगह महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ती गई, उसे इस भावना का एहसास और अधिक होता गया। भले ही सुजाकू में उसका ठहराव थोड़े समय का था, परंतु वो खतरे की भावना उसके हृदय में गहराई से बैठ चुकी थी। चाहे वो सेलेस्टियल केव हो, जहाँ सभी सेवक गूंगे थे, या फिर रेड बटरफ्लाई से उसकी लड़ाई, हर बार उसे एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जो सांस लेना भी कठिन कर देता था। मानो आकाश पर काले बादलों की चादर छा गई हो और जब तक उसे भेदने की शक्ति न हो, कोई प्रतिरोध मुमकिन नहीं। सुजाकू देश इस ग्रह का सर्वोच्च शासक था, पर वांग लिन के दृष्टिकोण से भले ही सुजाकू शासक हो, उसमें मृत्यु की हल्की सी गंध थी। यह वास्तविक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक एहसास। इस देश में परिवर्तन का अभाव था और परिवर्तन के बिना कोई भी चीज मृतप्राय हो जाती है। मुझे डर है कि सुजाकू का अंत समीप है। वांग लिन ने सिर उठाकर उस दिशा की ओर देखा जहां सुजाकू स्थित था। 2 दिन बाद आउटर सेक्ट में प्रतियोगिता शुरू हुई। हजारों डिसाइपल्स को सैकड़ों अरीनास में बांटा गया। हर अरीना पर हर दिन दर्जनों मुकाबले होते थे। इनमें रोग कल्टीवेटर्स और कल्टीवेशन परिवारों से आए कल्टीवेटर्स शामिल थे। सभी का लक्ष्य इनर सेक्ट में प्रवेश करना था। यहाँ केवल एक ही नियम था, जीतना। हार जीत में जीवन मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो अपने प्रतिद्वंदियों को मार सकता है, कोई परवाह नहीं करता। यहाँ तक कि एक अफवाह थी कि जितना अधिक तुम मारोगे, उतना ही अधिक तुम्हारे इनर सेक्ट में प्रवेश की संभावना होगी। यदि कोई हर प्रतिद्वंदी को मार डाले तो उसकी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ये अफवाह हर प्रतियोगिता में फैल जाती थी। पहले भी एक फीन ने सभी को मारते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया था। वो जीत तो नहीं पाया, पर उसे अंत में इनर सेक्ट में जगह मिल ही गई। हर बार प्रतियोगिता के अंत में आउटर सेक्ट डिसाइपल्स में से आधे से भी कम जीवित बचते थे। हारने वालों को अगली प्रतियोगिता में रहने के लिए और अधिक स्पिरिट स्टोन्स चुकाने पड़ते। कोई नहीं जानता कि अब तक कितने आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की मृत्यु हो चुकी है। हर प्रतियोगिता के बाद सोल रिफाइनिंग सेक्ट का मुख्य सोल फ्लैग अनगिनत आत्माओं से भरता जाता। ये क्रूर प्रणाली ही इस सेक्ट को लगातार शक्तिशाली बनाती गई। हर दिन सैकड़ों डिसाइपल्स मारे जाते। 100 से अधिक बैटल अरीनास खून से सराबोर हो जाते। वांग लिन ने इन दिनों में ध्यानपूर्वक देखा, हर बार जब कोई मरता, उसकी आत्मा अरीना द्वारा अवशोषित कर ली जाती। वांग लिन की बारी आई, वो धीरे से अरीना पर उतरा। एक कोर फॉर्मेशन स्तर का इनर डिसाइपल जो काले वस्त्र पहने था, इस अरीना का प्रबंधक था। जब उसने वांग लिन की कल्टीवेशन देखी तो चौंक गया। उसकी शक्ति लगभग बराबर थी। नंबर 8972 बैटल, उसने ठंडी आवाज में कहा। चारों ओर से शोर उठा और एक मोटा व नाटा डिसाइपल मंच पर उछल कर आया, मानो मांस का गोला। वो बिना कुछ बोले हाथ में सील बनाया और आग के गोले बरसाने लगा। लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, वांग लिन ने सिर हिलाया। उसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को मिड स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन पर सील किया था। उसने केवल हाथ लहराया और मंच से उतर गया। जैसे ही वो उतरा, वो मोटा डिसाइपल कांप गया, सारी आग गायब हो गई और वो मूर्छित होकर गिर गया। वांग लिन ने उसे मारा नहीं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के जूनियर को मारना शर्मनाक था। 7 दिनों तक कई डिसाइपल्स मारे गए। अंत में केवल 100 शेष बचे। उनमें से भी आधे ने हार मान ली या गंभीर रूप से घायल हुए। इन 7 दिनों में 4 डिसाइपल्स सबसे अधिक चर्चा में रहे। एक बूढ़ा व्यक्ति लेट कोर फॉर्मेशन स्तर पर, वह केवल मर जा कहता और शत्रु मर जाता। वांग लिन को जी रेल्म की याद आई, पर यह तकनीक अलग थी, शायद डेथ स्पेल। एक दुबला पतला युवक अर्ली कोर फॉर्मेशन में था, पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी की दिशा भांप लेता था और समय रहते प्रतिक्रिया देता। कक्ष संख्या 743 का कसाई जैसा कल्टीवेटर, उसके पास एक टालिस्मैन ट्रेजर था जिससे वो अपने हर प्रतिद्वंद्वी को मार देता। वांग लिन स्वयं जो हर मुकाबले में सिर्फ हाथ लहराकर विरोधियों को मूर्छित कर देता। यह उसने जानबूझकर किया ताकि इनर सेक्ट में प्रवेश करते समय वो असामान्य न लगे। अगले 7 दिन बीते। अब केवल 4 ही बचे, वही 4 जिन पर सभी की निगाह थी। वांग लिन का सामना उसी कसाई जैसे कल्टीवेटर से हुआ, परंतु उसने तुरंत मंच से उतरते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वो जानता था कि उसके शरीर में वांग लिन द्वारा डाली गई रिस्ट्रिक्शन अभी भी है और वांग लिन उसे सोच भर से मार सकता है। वांग लिन मुस्कुराया और सिर हिलाकर उतर गया। उसके बाद अगली लड़ाई हुई। डेथ स्पेल वाला बूढ़ा बनाम वो युवा हार गया। अंतिम क्षण में इनर सेक्ट से एक किरण आई और उसने उसे बचा लिया। अब केवल 2 बचे थे, वांग लिन और वृद्ध सिमा। अंतिम युद्ध का दिन आया। सिमा मंच पर खड़ा था, उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने वर्षों तक डेथ स्पेल को इसी दिन के लिए साधा था। उसका गुरु कहता था कि सोल फ्लैग और डेथ स्पेल एक साथ साधने पर वो जेलम के समकक्ष शक्ति पा सकता है। सीमा ने वांग लिन की ओर देखा और धीरे से बोला, मर जा। डेथ स्पेल एक ज्वार की तरह वांग लिन की ओर दौड़ पड़ा।